आज मेरा जो टॉपिक है आप लोगों को बताने के लिए है वो है नीति निर्देशक तत्व। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट गई थी, जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। आप लोग जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आप लोगों के प्री और मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप पिछले क्वेश्चन अपने यूपीएससी के स्टेट कमीशन के देखेंगे तो आप पाएंगे। नीति निर्देशक तत्व का विवरण हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में किया गया है और यह आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य, एक दिशा देने का कार्य करता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे किया जाए। नीति निर्देशक तत्व में वृद्धों के, बच्चों के, विकलांगों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग, सामाजिक आर्थिक समानता इत्यादि पर बल दिया गया है। आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी जो खास बात यह है कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, न ही ये न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, आप लोग जानते हैं कि ये सरकार बाध्य नहीं है, इसके बावजूद भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों है? लोकतंत्र लोकप्रियता पर चलता है और सरकार को लोकप्रिय बने रहना है तो कुछ अच्छा कार्य करना है, और अच्छा कार्य करने का जो मार्गदर्शन है हमारी सरकार को उस नीति निर्देशक तत्व से मिलता है। पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। जैसे समाज में कल्याणकारी कार्य कैसे किए जाएं, महिलाओं, बच्चे, वृद्धों का कल्याण कैसे किया जाए, शांति सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए इत्यादि पर बल देता है। लेकिन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में बहुत से अंतर भी हैं। समय के साथ अगर हम देखें तो दोनों के बीच अनेक बार टकराव भी उत्पन्न हुआ है, जिसमें हमारी न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो पहला अंतर ये है कि हमारे मूल अधिकार जो हैं, हमारे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है। मूल अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12 से 35 तक है, वही नीति निर्देशक तत्व का विवरण 36 से 51 तक है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, नेचर। आप कहेंगे नकारात्मक कैसे है? नकारात्मक का मतलब ये है, सरकार को ज़्यादातर इसमें यह है कि क्या नहीं करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में ये है कि सरकार को आखिर अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कुछ नया करने के लिए क्या करना है। यानी सरकार को ये कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, और मौलिक अधिकार कुछ ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। अगर आगे हम जाएं तो मूल अधिकारों से जहां राजनैतिक लोकतंत्र का आदर्श स्थापित होते हैं, और वही नीति निर्देशक तत्व से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हुए बिना राजनैतिक लोकतंत्र का बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों नहीं रह जाता है। इसलिए नीति निर्देशक तत्व अगर हम कहें तो सरकार को एक दिशा देने का काम करते हैं। मूल अधिकार बाध्ययोग हैं। अगर हमारे आपके मूल अधिकारों में किसी प्रकार का इंटरफियर होता है तो हम न्यायपालिका की शरण अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के साथ अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप
अनुच्छेद 41 में रोजगार का अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार बनाए जाने की मांग की जा रही है लगातार। अगर रोजगार न दे तो हम न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। सरकार इससे प्रेरित होकर अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे मनरेगा ही आप ले लीजिए, जो एक गारंटी कानून है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति मतलब हमारे आपके लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। सरकार का पथ प्रदर्शन करती है, सरकार का मार्गदर्शन करती है, सरकार को एक दिशा देती है, सरकार को कल्याणकारी राज स्थापित करने को प्रेरित करती है। तो आप ये कह सकते हैं, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। अब मित्रों, बात आती है कि दोनों में आखिर टकराव की बिंदु क्या है, क्यों टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप कह सकते हैं कि अनेक ऐसे केसेस हैं, उदाहरण हैं, जहां दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये कल्याणकारी राज्य है। सरकारों को कल्याण के लिए अनेक कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें लोगों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। और जब लोगों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, वहीं दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूँकि मूल अधिकारों का संरक्षक हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, इसलिए ज़्यादातर अगर हम मामले में देखें तो मौलिक अधिकारों को हमारी न्यायपालिका ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में प्राथमिकता दी है। संरक्षक के रूप में आप संपत्ति का कानून ही ले लीजिए, और अनेक ऐसे हैं कार्य हुए हैं हमारे देश में। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं, वो न्यायपालिका के निर्णय से जिनकी पुष्टि होती है। आप जानते हैं, हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और संविधान लागू होते ही ये समस्या उत्पन्न हो गई। दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। चंपाकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास सरकार का आप केस जानते होंगे। ये न्यायपालिका में पहले मद्रास हाई कोर्ट में गया, फिर उच्चतम न्यायालय में आया। ये मामला 1926 से चले मद्रास में एक कानून जो आरक्षण प्रदान किया गया था ओबीसी को, एक लड़की को चंपाकम दोराईराजन नाम था, जिसका उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन न मिलने के कारण उसने चैलेंज किया, जिसने में न्यायपालिका ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को वैध माना, लेकिन फिर भी दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी गई, जिसको कुछ कम करने के लिए पहला संविधान संशोधन ही 1951 में लाया गया, और अनुच्छेद 31 में ए जोड़ दिया गया, जिससे ये है कि कुछ विषय संसद कानून बनाकर 9वीं सूची का प्रावधान किया गया। 9वीं सूची में अगर आप डाल देती है हमारी सरकार, तो वो फिर न्यायपालिका की समीक्षा के बाहर हो जाएंगे, अर्थात वो न्यायपालिका उस पर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। या आप ये कह सकते हैं यहाँ ये स्थिति बनी रही, मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई नीति निर्देशक तत्व में। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार में मूल अधिकारों के बारे में तो ये कह दिया गया, इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी। सरकार के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई, अनेक चैलेंजेज उत्पन्न हो गए, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा 25वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया, और जिसमें 31 जोड़ के आर्टिकल 39 जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, वी और सी का प्रावधान किया गया, और बी और सी को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दे दी गई। यानी बी सी को लागू करने के लिए
14 और 19 में परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार यहाँ तक भी अभी वो नहीं रही, सीमित रही। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लाया गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें एक बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ। उसमें नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों में सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। यानी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र है मित्रों, लोकतंत्र में अगर मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, लोगों के नष्ट किए जाते हैं, तो पूरे लोकतंत्र को ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में हमारी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। इसलिए उनका झुकाव मूल अधिकारों की तरफ रहता है। मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया, उसमें हमारी न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस भारत सरकार में दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। संतुलन बनाने में ये प्रयास किया कि जो 42वां संविधान संशोधन पर द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। साथ साथ अनुच्छेद 39V और C को 14 और 19 पर प्राथमिकता प्रदान की। यानी 25वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था, वो बना रहा। दोस्तों, 25B और C क्या है? अगर आप देखें, B ये कहता है कि सरकार यानी राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधन जो राज्य के हैं उसका वितरण सभी के हाथों लोक कल्याण के लिए हो। यानी एक समाजवाद की स्थापित करने की बात की गई है। और C में है कि धन का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसके विरुद्ध हमारी संसद कानून बनाकर उसे निष्प्रभावी कर सकती है। ये प्रावधान किए गए। मिनर्वा मिल्स केस में जो आप कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बारे में विवरण दिया गया, न्यायपालिका ने माना कि इनके बीच ये प्रश्न नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये दोनों रथ के पहिए के समान है। यानी देश में विकास और कल्याण जरूरी है, मूल अधिकार भी जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और देश के विकास और कल्याण भी ज़रूरी है। इसलिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा और छोटा है। ये दोनों रथ के पहिए के समान हैं। और न्यायपालिका ने हमारी 39B और C को बने रहने दिया जो है। लेकिन अगर हम टेक्निकल लोग से देखें, और न्यायपालिका ने मिनर्वा मिल्स में ये भी कह दिया कि न्यायपालिका जो है कह दिया संसद हमारी किसी भी भाग अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार से चला आ रहा था। और अगर कुछ ऐसा कुछ होता है वो न्यायपालिका के समीक्षा के अधीन होना चाहिए, ये न्यायपालिका ने कह दिया। लेकिन अगर हम मित्रों टेक्निकली रूप से देखें तो आज भी मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता मिली हुई है, आप ये कह सकते हैं। मित्रों, संविधान लागू होने के बाद नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। वो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, बच्चों, वृद्धों, बेरोजगारों, महिलाओं के कल्याण के लिए, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, जिसमें कुछ मैं चीज़ें आप लोगों को बातें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर हम कहें गरीबी बेरोजगारी मिटाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में शुरू की गई। अनेक रोजगार कार्यक्रम, नेहरू रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना,
सबसे बड़ा कार्यक्रम आप जानते हैं फरवरी 2006 में जो शुरू किया गया मनरेगा, 2005 दिसंबर में भारत निर्माण योजना, वर्तमान सरकार द्वारा अगर आप देखें स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। तो अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं के लिए पेंशन की योजना शुरू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आप कहें 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 से कम बच्चे 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रोविज़न कर दिया गया है। दोपहर का भोजन 1995 में शुरू किया गया। शिक्षा का कानून हमारे देश में लागू किया गया 2010 से। ये अनेक कदम है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए, अनेक कदम हैं। भ्रष्टाचार निवारण के लिए अगर हम कहें, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1989 लाया गया, सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया, लोकपाल बिल 2013 में पास किया गया जो अभी कुछ दिन पूर्व लागू किया गया है, इत्यादि आप कह सकते हैं। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में अनेक काम सरकार हमारी कर रही है। अगर हम कहें प्रशासन आपकी द्वार, न्याय आपके द्वार के तर्ज पर काम कर रही है सरकार। अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग स्थापित करने के लिए अनेक कदम सरकार उठा रही है। अगर हम कहें तो स्वतंत्रता के बाद, संविधान लागू होने के बाद नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था, जैसे 1959 में आप लोग देखे होंगे राजस्थान के नागौर नामक ग्राम में पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो गाँव से संबंधित था, 74वां संविधान संशोधन जो शहरों से, नगरों से संबंधित था, दिसंबर 1992 में पास करके इसे 1993 में देश में लागू कर दिया गया। और अनेक वर्तमान में हमारी सरकार अनेक विकास और कल्याण के लिए कदम उठा रही है, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारे जो है किससे प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित है। एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए अब तक अगर हम देखें तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को एक मार्गदर्शन, दिशा देने, प्रेरणा देने का, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करने का कार्य नीति निर्देशक तत्व द्वारा किया गया है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं, विशेषज्ञ, कि एक कोरा आदर्श है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बैंक के चेक की तरह है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? भले बाध्यकारी सरकार के लिए नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन का तो काम करती है नीति निर्देशक तत्व, प्रेरणा देने का काम तो करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसलिए हम इसे गैर जरूरी नहीं कह सकते हैं। 1950 के बाद भारत में आप देखें 2020 का भारत, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन किसके कारण हुआ है? नीति निर्देशक तत्वों के कारण हुआ है। धन्यवाद। आज मेरा यही क्लास रहेगा। थैंक यू। जब पढ़ाई करूँ डिस्टर्ब हो जाए।